खुशी, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ब्लेसिंग्स कि आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस बोर्ड एग्जामिनेशन में दिया। ऑल इंडिया सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन में 90% प्लस स्कोर किया और कई सब्जेक्ट में फुल मार्क्स भी पाए। आप अपने बारे में बताइए। Thank you, sir. Hello, everyone. Myself, Khushi Agrawal, and I appeared for the Class 10 board exams in the year 2019. My aggregate percentage was 97.4%. I got 100 in social science, 100 in Sanskrit, 96 in science, 96 in English, and 95 in maths. देखिए, बहुत शानदार परफॉर्मेंस, और इस बात के लिए खुशी को हम लोग एक बार फिर से बधाई देते हैं। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन खुशी। Thank you, sir. यही वजह है कि हम लोगों ने सोचा कि आपसे भी बातचीत की जाए, क्योंकि आपने सोशल साइंस में फुल मार्क स्कोर किया है और बहुत परिश्रम किया होगा आपने, बहुत प्लानिंग की होगी, बहुत तरीके से प्रैक्टिस किया होगा आपने। तो ये सब जब बातें आप बताएंगी बातचीत के क्रम में, तो जो बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी में लगे हैं स्टूडेंट्स, उनको बहुत फ़ायदा हो जाएगा और ये बहुत उपयोगी भी साबित होगा। ये क्वेश्चंस मेरे नहीं हैं, और जो क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं और जिन क्वेश्चंस को मैं आपके सामने रखूंगा, ये क्वेश्चंस उन स्टूडेंट्स की तरफ से आ रहे हैं जो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं। इस क्रम में पहली बात आप ये बताइए कि सोशल साइंस को क्लास 10 में जब आप थीं और आप बोर्ड की तैयारी कर रही थी, तो आपने इसे किस रूप में लिया? हाउ डिड यू टेक सोशल साइंस व्हेन यू वर इन क्लास 10? For me, social science was a very important subject because अगर हमें अच्छा स्कोर करना है क्लास 10th में बोर्ड्स में, तो अगर हम सोशल साइंस को अच्छी तरीके से पढ़ें और उसके हर चीज़ों को अच्छे से समझ के पढ़ें, तो हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कई बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर इन द सेंस बाकी सब्जेक्ट्स को वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं और इसे थोड़ी कम, तो उनका जो एग्रीगेट परसेंटेज होता है वो थोड़ा डाउन हो जाता है। तो उसे ओवरऑल हमें बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये जो परसेंटेज होता है ये हमारे बहुत जगह इफ़ेक्टिव होता है, बहुत जगह काम आता है, तो उसे बढ़ाने के लिए हमें अपने सोशल साइंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, ताकि फ्यूचर लाइफ में भी अगर हमें सिविल सर्विसेज जैसा एग्जामिनेशन देना हो तो उसके लिए पहले से ही हमारी तैयारी हो कुछ। मतलब फाउंडेशन के रूप में आपने इसको देखा। यस सर। आपने ये सोचा, जब आप क्लास 10 में गई तो आपके मन में ये आया कि बाकी सब्जेक्ट्स को आप ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, ज़्यादा समय दे रही हैं, ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ उनका प्रिपरेशन कर रही हैं। आपके मन में ये बात आई कि सब में अगर आपका अच्छा स्कोर हो जाता है और सोशल साइंस में अच्छा स्कोर नहीं हुआ, तो आपका एग्रीगेट परसेंटेज अफेक्टेड होगा, और उस एग्रीगेट परसेंटेज की ज़रूरत अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके से पड़ेगी। इसलिए आपने सोशल साइंस को महत्व देना शुरू कर दिया और काफ़ी गहराई से इसकी तैयारी की, अच्छे से की। परिणाम सामने हैं, आपने 100 में 100 स्कोर किया। 100 में 100 आने की जो खुशी है वो खुशी के चेहरे पे भी दिख रही है। ठीक है, इसीलिए हम लोग खुशी से ये राज जानना चाहेंगे कि हम लोग भी आगे चल के खुश होने वाला परफॉर्मेंस सोशल साइंस में कैसे ला सकें। खुशी, आप जब क्लास 10 में गई तो इमीडिएटली आपने सोशल साइंस की तैयारी के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई होगी, एक योजना बनाई होगी, एक प्लानिंग बनाई होगी, और काफ़ी सोच समझ के अपने स्टेप्स डिसाइड किए होंगे। इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल, सोशल साइंस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला इंटरनल असेसमेंट जो कि 20 मार्क्स का होगा, और दूसरा बोर्ड्स एग्ज़ाम जो कि 80 मार्क्स का होगा। तो इंटरनल असेसमेंट के लिए हमें तरह तरह की एक्टिविटीज़ मिलेंगी जो कि हमें बहुत ऑनेस्टली करनी है, और मैंने भी की थी, और उसमें पूरा एफर्ट्स लगा देना है। और फिर नेक्स्ट हमारा बोर्ड्स एग्ज़ाम, तो उसके लिए हमें लेटेस्ट एडिशन एनसीईआरटी फॉलो करनी होगी। जैसा कि मेरे टीचर्स ने मुझे सजेस्ट किया था कि एनसीईआरटी के हर चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन रीड करने का, तो मैंने शुरू से ही वैसा स्टार्ट किया। एज वी ऑल नो कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है सोशल, दैट इज़ हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, एंड चारों को ही इक्वली इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है।
जैसे जो भी टॉपिक आज हमें स्कूल में टीचर्स पढ़ाते थे, हम उसे घर जाके एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लेते थे और उसे समझते थे, और फिर उससे पॉसिबल जो भी क्वेश्चन आंसर्स हमारे एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में हों या फिर हम खुद ही फ्रेम कर सकते हैं, हम वो करते थे। फिर उसके आंसर्स हम लिख के अपने टीचर से चेक करवाते थे। उसमें जो भी मिस्टेक्स है, जो भी पॉइंट्स हमने मिस किए हों, हम उसको समझ के उसमें एडअप कर लेते थे। ऐसे ही मैंने चारों सब्जेक्ट के लिए किया, दैट इज़ हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, और अकॉर्डिंगली नोट्स प्रिपेयर किए। आपने तरीका बड़ी अच्छा बताया और आप लोगों ने बड़ा सही तरीका फॉलो किया कि जैसे जैसे आपके टीचर्स आपको टॉपिक्स समझाते जाते थे, आप घर जाने के बाद उस टॉपिक को एनसीईआरटी की लेटेस्ट एडिशन की बुक से रिवाइज करते थे। रिवाइज करने के बाद आप उनसे क्वेश्चन खुद फ्रेम करते थे और उनके आंसर भी लिखते थे। आंसर लिखने के बाद फर्दर आप अपने सब्जेक्ट टीचर से चेक करवाते थे। जहाँ पे गलतियाँ होती थी उनको आप सुधारते थे, एडअप करते थे। इस तरह से आपका नोट्स तैयार होता जाता था, जिसमें कहीं कोई गलती की संभावना नहीं होती थी, और जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते थे वो आप लोग बनाते थे। ये बहुत अच्छी योजना है, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी आप लोगों को खुशी ने बताई, और मैं समझता हूँ कि ये बेस्ट पॉसिबल प्लानिंग हो सकती है क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। मैं तो कहूँगा क्लास 9 से ही इस तरह की प्लानिंग को अगर आप फॉलो करना शुरू कर दें तो क्लास 10 में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लास 9 के जो स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो 9 से ही उठा सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हिस्ट्री में 2 मार्क्स का मैप वर्क आता है, ज्योग्राफी में 3 मार्क्स का मैप वर्क आता है। मैप वर्क के लिए आपने तैयारी कैसे की और प्रैक्टिस कैसे किया? जैसा कि सीबीएसई का सिलेबस हमारे पास ऑलरेडी आ जाता है और हमें पता होता है कि हिस्ट्री की एक लिस्ट है मैप वर्क की एंड ज्योग्राफी की एक सेपरेट लिस्ट है, तो उसे हम फ्रॉम द बिगनिंग एक फाइनल मैप वर्क तैयार करके अपने पास रख लें और फिर उसको हर ऑल्टरनेट डेज में रिवाइज़ करें, या फिर हर 2-3 दिन में रिवाइज़ करने से या फिर प्रैक्टिस करने से हमें वो प्लेसेस, वो जगहें अच्छे से याद हो जाती है और उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि हमारे जो मार्क्स कटते हैं वो बेसिकली 1 मार्क्स या फिर ये मैप वर्क में सिली मिस्टेक्स के कारण कटते हैं, और इसको अवॉइड करने के लिए हमें ये सब चीज़ों से पहले अलर्ट हो जाना चाहिए और इसकी थॉरो प्रैक्टिस करनी चाहिए। खुशी, मैप के बारे में जो आपने अपना तरीका रखा उसको मैं एक बार फिर से स्टूडेंट्स के सामने रख रहा हूँ। मैप का सिलेबस क्या होता है ये सीबीएसई की तरफ से पहले से ही अवेलेबल रहता है। उस सिलेबस को आप लोगों ने लिया, आप लोगों ने फिर उस सिलेबस के बेस पर हिस्ट्री का एक फाइनल मैप वर्क आपने तैयार कर लिया, ज्योग्राफी का भी मैप वर्क इसी तरह से आपने तैयार कर लिया। ये आपका मॉडल मैप वर्क एक तरह से हो गया, और इसी मैप वर्क को देखते हुए हर 2 दिन पे, 4 दिन पे, 5 दिन पे, सप्ताह में एक बार आप प्रैक्टिस करते रहे। ये प्रैक्टिस आपने तब तक किया जब तक आपने बोर्ड एग्जाम नहीं दे दिया। तो इस प्रैक्टिस से आपको फ़ायदा ये हुआ, खुशी का कहना है ऐसा, ये हुआ कि मैप वर्क में मार्क्स कटने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो गई। खुशी ने एक और अच्छी बात यहाँ पे आप लोगों को बताई कि फुल मार्क लाने के रास्ते में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है मैप वर्क और 1 मार्क के क्वेश्चंस। 1 मार्क के क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं और मैप वर्क में भी सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। ये 2 जगह पर अच्छे स्टूडेंट्स के मार्क्स ज़्यादा कट जाते हैं, और इसी को रोकने के लिए खुशी ने ये स्ट्रेटजी बनाई जो बहुत अप्रिशिएट करने लायक है और रेकमेंड करने लायक भी है। तो आप लोग भी इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। प्री बोर्ड आपने दिया होगा, उसमें आपका कुछ परफॉर्मेंस रहा होगा, उस परफॉर्मेंस ने कितना मदद किया, उस एग्ज़ाम ने कितना मदद किया आपको बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में, ये आप स्टूडेंट्स को बताइए।
प्री बोर्ड्स हमें एक्चुअली हेल्प करते हैं ये बताने के लिए कि वेयर वी एक्चुअली स्टैंड, हमारी कितनी प्रिपरेशन हुई है, कौन से चैप्टर्स हमने अच्छे से कर लिए हैं और कौन से करने और बाकी हैं। तो प्री बोर्ड्स का रिज़ल्ट मिलते ही मैंने सबसे पहले देखा कि मेरी कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हुई थी। उन मिस्टेक्स को मैंने अपने टीचर से जाके क्लियर किया कि यहाँ पे मुझे और क्या एडअप करना चाहिए, क्या मेरी यहाँ पे गलतियाँ थी, और उसको मैंने अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लिया। और फिर लगातार प्रैक्टिस किए, मॉक पेपर्स दिए, और जो गलतियाँ मैंने प्री बोर्ड्स में की थी उसको मैंने ध्यान रखा कि फिर से मैं उसको ना दोहराऊं जब मैं मॉक पेपर्स अपने दे रही हूँ। प्री बोर्ड एग्जाम के बाद और बोर्ड एग्जाम के पहले आपने किस तरह से रिवीजन किया और किस तरह से प्रैक्टिस किया, इस पे जरा बताइए। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसके प्रीवियस ईयर पेपर देखना। तो प्रीवियस ईयर पेपर से हमें एक आइडिया होता है कि कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं और उन्हें हम ज़्यादा स्ट्रेस देकर और अच्छे से पढ़ें। तो जो प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स के बीच का समय था मेरे पास, उसमें मैंने सारे जितने भी मतलब मैक्सिमम पॉसिबल मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स देख सकती थी वो मैंने सॉल्व किए, और प्लस सीबीएसई सैम्पल पेपर्स जो भी थे उनको किए। और इन पेपर्स को मैं उसी ड्यूरेशन में देती थी जिसमें हम अपना बोर्ड्स एग्ज़ाम अपीयर करने वाले हैं, ताकि उस दिन हमारा टेम्परामेंट सेट हो और हमें कुछ नया ना लगे और हम अपने आंसर्स को एक फ्लो में लिख पाएँ। मतलब 10 बजे आप बैठ जाती थी, 10:15 से 10:30 तक आप क्वेश्चन पेपर की रीडिंग करती थी, फिर आप 10:30 से 1:30 तक यानी 3 घंटे आप अटेम्प्ट करती थी, यही बात कहना चाह रही हैं आप? यस सर। ओके, ये तो हो गया, लेकिन ये 15 मिनट्स की रीडिंग टाइम के बारे में जरा विस्तार से बताइए कि इसका यूज आप कैसे करती थी। 15 मिनट्स रीडिंग टाइम को हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हम एक प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें कौन से आंसर्स को ज़्यादा टाइम देना है, कौन से आंसर्स हमें उतने अच्छे से याद नहीं है जिनको हम लास्ट में अटैम्प्ट करेंगे, और किसके लिए कितने पॉइंट्स हैं। ये सब चीज़ें अगर हम अपने दिमाग में एक बार रिकॉल कर लेंगे तो जब वो क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो हम उसका फटाफट से आंसर लिख देंगे। इसमें जो हमारे 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं उसके आंसर हम एक बार दिमाग में सोच सकते हैं। जो हमारे 3 और 5 मार्क्स के हैं उसके भी आंसर्स हम एक बार रिकॉल, उसके पॉइंट्स रिकॉल कर सकते हैं कि इसमें 3 पॉइंट्स थे, इसमें 5 पॉइंट्स थे। और जो मैप वर्क है उसका भी एक माइंड मैप बना लें कि ये जगह है यहाँ पे थी, ताकि वो हम कंफ्यूज ना हो मार्क करते समय। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें खुशी आप लोगों को बता रही हैं, और इनको ध्यान से सिर्फ सुनना नहीं है, इनको फॉलो करने की कोशिश करनी है। खुशी, अगली बात जो हम लोग आपसे जानना चाहते हैं वो ये है कि हर स्टूडेंट की तरह आपकी भी कुछ हॉबीज होंगी। मैंने लगभग सभी टॉपर्स से इस प्रश्न को पूछा है, ये जानने के लिए कि अलग अलग लोग किस तरह से अपनी हॉबीज़ को मेंटेन करते थे, उससे दूर भागते थे या उसके साथ रहते थे, उसको कम कर देते थे या उसको बिल्कुल ख़त्म कर देते थे, क्या करते थे? आपने अपने हॉबीज़ का क्या किया? मेरी हॉबीज़ हैं ड्राइंग एंड पेंटिंग एंड लिसनिंग टू म्यूज़िक। एंड हॉबीज़ को ख़त्म कर देना इज़ नॉट द पॉइंट, हमें उसे जारी रखना चाहिए लेकिन थोड़ा कम कर देना चाहिए अपनी पढ़ाई के साथ में, क्योंकि हमारा दिमाग भी पढ़ते पढ़ते थकता है। तो उसको फिर से रिवाइव करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारा माइंड रिफ़्रेश हो जाए। तो हम थोड़ी देर पढ़ें, फिर एक ब्रेक लें, फिर पढ़ें, फिर ब्रेक लें। ऐसा करेंगे तो फिर हम जो भी पढ़ रहे हैं नई चीज़ वो हमारे दिमाग में अच्छे से बैठेगी और कई दिनों तक हमें वो चीज़ याद भी रहेगी। तो हॉबीज़ को हमें फॉलो करने चाहिए अपनी। खुशी का कहना है कि हॉबीज़ को अगर हम थोड़ा कंट्रोल कर लें तो वो एक तरह से हमारे थके हुए मन को रिफ्रेश करेंगी। पढ़ते पढ़ते जब मन उब जाएगा तो थोड़ा सा गा लिए, थोड़ा सा गुनगुना लिए, थोड़ी सी कोई पेंटिंग कर लिए, कोई स्केचिंग कर लिए। आपकी हॉबीज़ ने आपको बहुत सपोर्ट किया, लेकिन असली सपोर्ट तो अपने पेरेंट्स की तरफ से मिलना ज़रूरी है। तो आपको मम्मी पापा से कितना सपोर्ट मिला? आप कैसा सपोर्ट चाहती थी, एक्सपेक्ट करती थी, और वो कैसा मिला, कितना मिला, और उससे आपको फ़ायदा कितना हुआ? मेरे पेरेंट्स ने मेरी तैयारी में मुझे बहुत सपोर्ट किया। जैसा कि मुझे एक
शांत और एक क्वाइट इन्वायरमेंट चाहिए होता था अपने पढ़ाई के समय, तो वो मेरे पेरेंट्स इंश्योर करते थे कि मुझे किसी तरीके का डिस्टर्बेंस ना हो। मेरे खाने पीने का ध्यान से लेकर मुझे किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत होती थी तो वो मुझे अवेलेबल करा देते। मुझे उन्होंने गैदरिंग से दूर रखा जिसमें मेरा टाइम वेस्ट हो सकता था, और मेरे पापा मुझे मेरा मोराल बूस्ट करने के लिए मुझे तरह तरह की कहानियाँ सुनाते थे। मम्मी भी साहस बढ़ाती थी। ये तो आपने कह दिया कि पेरेंट्स का आपको बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, आप जैसा चाहती थी उससे ज़्यादा अच्छा सपोर्ट रहा और आज भी है, इसलिए आप इतना अच्छा कर रही हैं पढ़ाई में। ये बताइए, हैंडराइटिंग का क्या कंट्रीब्यूशन है? हैंडराइटिंग के ऊपर कितना जोर देना चाहिए, कितना ध्यान देना चाहिए स्टूडेंट्स को? हैंड राइटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि जो भी इवैल्यूएटर हमारी आंसर शीट्स को चेक कर रहे हैं वो हमारे आंसर को पढ़ के, हमारी हैंड राइटिंग को देख के उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि हम कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने आंसर को लिखते समय। तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जब हम आंसर्स लिख रहे हैं तो हम लेफ़्ट में एक मार्जिन छोड़ें और अगर पॉसिबल हो तो राइट में भी थोड़ा मार्जिन छोड़ के हम अपने आंसर्स को लिखें। जो भी हेडिंग्स आ रही है किसी भी आंसर में या फिर किसी पॉइंट पे एक हेडिंग है तो सब हेडिंग्स को, उन सबको हमें कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहिए, उनको अंडरलाइन कर देना चाहिए, और जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स या जो भी प्लेसेस के नेम्स आ रहे हैं बीच में आंसर्स के उनको भी अंडरलाइन कर देना चाहिए, ताकि जब वो एवेलुएटर हमारे आंसर शीट्स चेक करें तो वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख के समझ जाएं कि इन्होंने सारे पॉइंट्स को इंक्लूड कर लिया है अपने आंसर्स में। तो एक नीट और लेजिबल हैंडराइटिंग होना ज़रूरी है। और हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि हम ज़्यादा कटिंग या ओवर राइटिंग ना करें, क्योंकि इससे हमारे कॉन्फिडेंस पे एक क्वेश्चन मार्क होता है कि हमें वो आंसर अच्छे से पता है कि नहीं। तो इसके लिए हमें इंश्योर करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और अगर हमें कुछ कट करना है तो हम एक सिंपल एक लाइन खींच के उसे कट कर दें वर्ड को। और दो ज़रूरी बातें, पहली जो हमारे लास्ट के अनयूज्ड पेजेस हैं उन्हें हमें स्ट्राइक ऑफ करना है, और जो हमारे पहले पेज के इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर्स हमने अपने बारे में लिखे हैं वो सबको एक बार सबमिट करने से पहले रीचेक कर लें कि सारे कॉलम्स फिल्ड हैं कि नहीं। खुशी ने दो बातें यहाँ आप लोगों को बताई। पहली बात ये कि जो अनयूज्ड पेजेस हैं उनको आप क्रॉस कर दीजिए, और दूसरी बात ये कि मेन आंसर बुक पे जो आपके पर्टिकुलर्स आपने फिलअप किए हैं उनको एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए बिफोर सबमिटिंग योर आंसर बुक। खुशी ने सोशल साइंस में फुल स्कोर किया, और क्या इन्होंने तरीका अपनाया, लगभग सभी बातों पे इन्होंने बहुत अच्छे से चर्चा की। और कुछ अगर आप कहना चाहती हैं स्टूडेंट्स को तो आप बोल सकते हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सोशल साइंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बुक हमारी एनसीईआरटी ही है, तो उसे बहुत अच्छे से फॉलो करना इम्पॉर्टेंट है, और उसके प्रॉपर नोट्स बनाना भी, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जो हमें 3-4 दिन का गैप मिलता है एग्ज़ाम्स के बीच में, उसमें हम अपने नोट्स को ही एक बार अच्छे से अगर देख लें और सारे पॉइंट्स को कवर अप कर लें तो फिर हम किसी भी आंसर को लेके कंफ्यूज नहीं होंगे। और हमें पूरा ट्राई करना है कि हम अपना 100% दें, हम जो भी पढ़ रहे हैं उसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें और अपने ऊपर फेथ रखें। और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो घबराएं नहीं, क्योंकि अगर हमने अच्छे से तैयारी की है तो हम एग्ज़ाम में एक्सेल ही करेंगे। खुशी को हम लोग बधाई भी दे रहे हैं और आशीर्वाद भी दे रहे हैं, बेस्ट विशेस भी दे रहे हैं। खुशी ने जेईई मेंस के एग्ज़ाम में फरवरी मंथ वाले अटेम्प्ट में 99.25 परसेंटाइल पाया है। गर्व की बात है, बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं भी, बेस्ट विशेस भी आने वाले एग्जाम्स के लिए। हमें उम्मीद है कि खुशी का परफॉर्मेंस खुशी के एक्सपेक्टेशन के लायक होगा, और खुशी अपने भी ऐसे खुश रहेगी, अपने पेरेंट्स को भी खुश रखेगी, अपने टीचर्स को भी खुश रखेगी और सबका नाम रोशन करेगी। खुशी को बधाई, बेस्ट विशेस और बहुत सारी ब्लेसिंग्स। लेकिन सबसे बढ़कर थैंक यू खुशी फॉर coming here and talking to us on social science, how to prepare social science for CBSE board exam. Thank you very much. Thank God you, bless sir. you.